अस्सलाम वालेकुम। एलएनजी के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल वो लंबी जेलें भुगत के आए और काफ़ी इंक्वायरीज भी हुई। बहुत सारे फॉर्मर जो ऑफिशियल्स थे उनको भी सज़ाएँ भी हुई और उन्होंने जेलें भी भुगती। नतीजा अभी तक कुछ निकला नहीं है। 4-6 महीने की जेल कोई काट आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होती है, सारी उम्र की इज़्ज़त भी चली जाती है और नाम भी ख़राब हो जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि पिछली हुकूमत का जो माहिदा था 13.37% था कि जो ऑयल प्राइसेस होंगी उसके 13.25% के ऊपर एलएनजी कतर से पाकिस्तान आएगी। हो सकता है कि उसके ऊपर किसी ने माल कमाया हो 1-8% का, क्योंकि अरबों डॉलर की डील के अंदर 1-8% कई मिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। मालूम नहीं है क्या सराई है कि हो सकता है अगर ऐसा इल्ज़ाम था तो कुछ किसी ने किया। लेकिन उसके बाद चंद रोज़ पहले ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी की जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरसिंग पोजीशन के तौर पर पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, और उसमें हमारे वुज़रा की और सीनियर ऑफिशियल्स की नाअहली और नालायकी के अलावा करप्शन का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करता क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को पता होगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इस इशू के ऊपर अपने वुज़रा के ऊपर नज़र रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ये इशू बहुत बड़ा है, इसमें अरबों डॉलर इन्वॉल्व हैं, अरबों रुपए एक बंदे के गलत फैसले से उसकी जेब में जा सकते हैं और पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर से निकल सकते हैं। ब्लूमबर्ग की स्टोरी ये कहती थी कि 2015 से जब से पाकिस्तान ने एलएनजी की इंपोर्ट शुरू की हैं, हाईएस्ट एवर प्राइस के ऊपर $15 फी MMBTU उसकी वो एक इकाई है जी कि मिलियन क्यूबिक फीट फी वो जो गैस लेते हैं उसकी ये कीमत बनती है। हाईएस्ट एवर 2015 से जब से हमने एलएनजी इंपोर्ट शुरू की। उसके ऊपर 2 रोज़ पहले शायद कल वाले रोज़ हमने डॉन अखबार में एक ख़बर देखी, खलीक कियानी साहब ने ख़बर की। वो $15 काफ़ी बड़ा झटका लगा था पूरी कौम को कि कहाँ उनके केस पर लगे हुए थे। 1.5 साल बंदा जेल में गुजार के आया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान भी और मिफ्ता भी। खलीक कियानी की स्टोरी कहती थी कि ये $20 से भी ज़ायद के ऊपर एक इन्होंने कार्गो ख़रीदा। $20 से भी ऊपर, कोई $20 20 कुछ रुपये डॉलर के ऊपर वो इन्होंने कार्गो ख़रीदा। उसके ऊपर फ़ौरन डिनाइल आ गई थी, फेक न्यूज़ है, जाली खबर ही जाली है, घटिया खबर है, और डॉन ने फ्रंट पेज के ऊपर छाप ही दी। ये नहीं बताया कि काले करतूत अपने छुपाए कैसे छुप नहीं सकते। उसके ऊपर आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है ओगरा की जानिब से, और ओगरा ने यह बयान जारी किया है कि वो जो $20 वाला डील थी वो हम उसको कैंसिल कर रहे हैं उसको। इसका मतलब है कि वो ख़बर जो डॉन अखबार ने की थी वो ख़बर दुरुस्त थी, उसको छुपाने के लिए टैग किया गया, फेक न्यूज़, फेक मीडिया और फेक स्टोरी की कहानी चलाई गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे बैठे हुए वो वुज़रा जिनके ऊपर उनकी नज़र रहनी चाहिए, वो मिलियंस ऑफ डॉलर इधर से उधर करते हुए क्या ज़रा भी उनका एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि इसमें कौमी ख़जाने को कितने $100 मिलियन एक महीने के अंदर फकी लगेगी। और फिर पास थ्रू है वो, आप जो एलएनजी से बिजली बनाते हैं उसकी भी एक कीमत है और लोगों की जेबों से सारा कुछ निकलता है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खलीक कियानी साहब जिनकी ये स्टोरी थी उन्हीं से दरख्वास्त की है कि हमें ज्वाइन करें। कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कियानी साहब, वो आपकी ख़बर के ऊपर तो वो पहले उन्होंने कौमी मुफाद के ख़िलाफ़ देते हुए फेक न्यूज़ करार दे दिया और बताया कि एक और डॉन लीक्स हो गई है, लेकिन ये फिर कैसे आपको पता चला कि ये $20 से ज़ायद है? आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैंने देखा कि आपने जारी किए हुए। सर जी, ये काफी दिनों से चल रहा था कि $20 से ऊपर की डील हो रही है, लेकिन हमने उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं किया जब तक ये ऑफिशियली किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो गई। उसूली तौर पे तो आपको पता है कि PSO एक लिस्टेड कंपनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो। वो इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं होती और इस किस्म की चीजों के ऊपर वो कोई प्रेस रिलीज या हैंडआउट नहीं जारी करते। नॉर्मली उसूली तौर पे उनको करना चाहिए। जब कल ओगरा ने अपनी मंथली जो एलएनजी की प्राइसिंग रिलीज की उसमें उसका जिक्र पहली दफा आया ऑन पब्लिक रिकॉर्ड, और वो उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन उनको PSO सप्लाई करती है उसकी बेसिस के ऊपर वो लिखते हैं। उनकी अपनी को मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है ओगरा की। जो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है उसको वो कंप्यूट करते हैं। सिंपली उसके ऊपर वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि जी आप ये $20 के ऊपर क्यों खरीद रहे हैं, जबकि आपके पास $8 की या $9 की अवेलेबल है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो कियानी साहब, जो 13.37% स्लोप था जो ये नून लीग वाला एग्रीमेंट था कतर वाला, उसके ऊपर ऑन एवरेज कितना हमें कितने डॉलर में पड़ते थे वो जो कार्गो हम खरीद रहे थे? सर जी, आजकल की जो प्राइस है, मतलब इसी महीने की अगर हम देख रहे हैं तो वो तकरीबन $9 और समथिंग है, $9.2 है या 9.2
समथिंग। तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे $20 से ऊपर की बिड को? फिर वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने लिखा हुआ है कि शायद दुनिया का ये दूसरा महंगा तरीन सौदा था जो फाइनलाइज किया गया, तो वो कैसे किया गया? इसके अंदर नालायकी थी, करप्शन थी, या दोनों चीजें थी? सर हो सकता है दोनों चीजें हों और हो सकता है कि दोनों चीजें ही ना हों। मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके तहत ये उनकी प्राइस उन्होंने ओगरा को सप्लाई की और ओगरा ने उसके ऊपर कंप्यूट की। ये अलबत्ता मैं कह सकता हूं कि इससे पहले गर्मियों के मौसम में 2007 या 8 में सिर्फ साउथ कोरिया ने ये वाली परचेज की थी और उसकी बेसिस के ऊपर उस वक्त वहां के कोई 18 या 19 बंदे फायर हो गए थे जी। उनको सैक कर दिया था उन्होंने। तो आप तो रखते हैं कि इस तरह का एक्शन प्राइम मिनिस्टर भी लेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा सख्त बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो नजरअंदाज करता है ऐसी करप्शन को, वो इसका मतलब होता है कि वो हिस्सेदार है उसके अंदर। आज भी उन्होंने बोला है जुमले। सर बिल्कुल, मतलब अगर उनकी वो अपने उसूलों के ऊपर कायम रहेंगे तो उनको करना चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपरली उनको फॉलो करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अल्टीमेटली आज सुबह जब उनको मेरी मालूमात के मुताबिक PSO ने जब अंडर प्रेशर आया मिनिस्ट्री से और इधर उधर से, तो उसको ओगरा को बताया गया कि जी हमने वो टेंडर कैंसिल कर दिया। और अब ओगरा ने वो विड्रॉ किया। ओगरा ने फिर उसकी विड्रॉल की स्टेटमेंट जारी की है। हाँ जी, लेकिन उससे पहले ये याद रहे कि बहुत सारे कंज्यूमर होंगे जो उस रेट के ऊपर, जो हायर प्राइस के ऊपर पे करके चले जा चुके हैं। उनको आप नहीं ढूंढ सकते कि कौन था, ना वो आके क्लेम कर सकते हैं कि हमने कहां से किस रेट के ऊपर आपको ये अंदाजा है कि एक कार्गो अगर $9 की बजाय $20 में खरीदा जाए तो कितने मिलियन डॉलर का नुकसान होता है? सर मेरा ख्याल है अंदाजा है कि ये 20-22 मिलियन डॉलर का तो होना चाहिए। 20-22 मिलियन डॉलर का। खलीक कैनी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मैं एक प्राइम स्टेटमेंट सुनाऊंगा, फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी रिलेट करता है कि वो बताते हैं कि किस तरीके से ताकतवर लोग जो हैं बच जाते हैं और कौमों का और मुल्क का नुकसान कर देते हैं। दिखाएगा जी। सारी जंग हमारे 3 साल में क्या चल रही है कि एक प्रिविलेज क्लास कहती है कि बाकियों को आप जेल में डाल दें, लेकिन हम जो मर्जी करें, हम कानून के नीचे नहीं हैं, और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। जब आप प्रिविलेज क्लास के लिए NRO दे देते हैं उनको और गरीबों को जेलों में डालते हैं, तो वो फिर हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन ये जो जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम है कभी भी नहीं चला। खास तौर पर पिछले 35 साल के अंदर ये जो करप्ट माफिया है, ये जो 2 बड़े खानदान आए हैं जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा है, इन्होंने जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दिया माशरे में। क्या जी खाता है तो लगाता भी है, इस तरह की फुलिश चीजें कर देते हैं कि अच्छा जी एक जरदारी सब पे भारी। पैसे चोरी किए हुए मुल्क के। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के ख्यालात अपोजिशन में भी और एज प्राइम मिनिस्टर भी बहुत क्लियर हैं, और वो माफियाज के ऊपर, और ये जो करप्ट माफिया, आज भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ी एक सख्त पोजीशन इख्तियार करते हैं। शुगर माफिया के ऊपर उन्होंने कहा था कि 140 अरब रुपए अवाम की जेबों से लूट के इन शुगर माफिया की जेबों में चला गया, लूट के। इसी तरीके से अद्वियात का स्कैंडल था, और इसी तरीके से आटा का स्कैंडल था, और इसी तरीके से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्कैंडल था। और भी रावलपिंडी रिंग रोड वाला मंसूबा चल रहा है। तो आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर ने इस LNG वाले इशू के ऊपर, जिस पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 साल की कैद काटी, फॉर्मर वजीर ख़जाना जो थे वो जेल में रहे, तो अभी वाले जो हैं वो आसमान से तो उतरे नहीं हुए। तो प्राइम मिनिस्टर को उनके खिलाफ वैसे ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो 8-9 की बजाय $20 पे कैसे कार्गो खरीदा गया। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब PMLN से, और फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर ममलकत इत्तलाआत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। फ़ारूक हबीब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है इशू। कुछ पावर प्लांट्स ऐसे वक्त बंद हो जाते हैं जब आपकी हाइडल बंद होती है, आपके वो प्लांट्स बंद नहीं होने चाहिए। आपके कार्गो जो है LNG के, वो डिले हो जाते हैं ऐसे वक्त के ऊपर जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। नालायकी का आंसर बड़ा खुल के वाज़े आता है, लेकिन क्या इसके अंदर करप्शन को भी जोड़ा जाए तो फिर ये 2 चीज़ें बड़ी इकट्ठी लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखें, पहले तो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हम करेक्ट कर लेना। जहाँ तक रह गई बात इस स्टोरी के हवाले से, तो ये जो टेंडर होता है LNG का, ये ओपन टेंडर होता है, जिसमें जितनी इंटरनेशनल मार्केट कंपनीज हैं वो आके पार्टिसिपेट करती हैं। तो लिहाजा इसके अंदर कोई अंडर हैंड कोई काम नहीं होता। लिहाजा उसे तो हम बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कर लें। जिसको टेंडर पे जो रेट आता है, उस रेट के ऊपर जिसने वो ख़रीदना है वो फैसला करता है कि हम इसे परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि PSO ने जब देखा कि ये रेट उन्हें काफ़ी ज़्यादा आया है, तो उन्होंने इस टेंडर को एक्चुअलाइज नहीं किया। ये टेंडर अवार्ड ही नहीं हुआ। टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिया गया,
और उसके अलावा नया टेंडर किया गया जो गालबन जो है वो अगले अगस्त के 4-5 दिनों के अंदर अंदर दोबारा जो है खबर वो छपने के बाद जो नया ओपन होगा। नहीं, ये खबर, ये डॉन की खबर तो मेरे ख्याल में आज छपी हुई है शायद। वो उससे पहले जो आप लोग कियानी साहब फेक की- न्यूज और नहीं, छक्के नहीं, लगा के क्या कुछ नहीं, करते थे। आज की छपी है, उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वो आ जाती। मैं आपको जाती तौर के ऊपर जिस चीज का मैं एविडेंट हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ मुझे कहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से है। क्योंकि हमारा चूंकि डिपार्टमेंट पीआईडी हमारे साथ है, तो जितने एड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनके टेंडर नोटिसेस, उनकी जॉब एम्प्लॉयमेंट या उनकी कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी होती है तो पीआईडी के थ्रू जाती है। तो जो एमडी पीएसओ थे वो गालबन जुमे को या जुमेरात वाले दिन 29 या 30 जुलाई को मेरे पास बैठे हुए थे। तो वो डिजिटल मीडिया के हवाले से और जो अपनी वो मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे थे। चीज अगर आप गुजारिश सुन लेना, $20 की नहीं, नहीं, खरीदेंगे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ तो परेशानी नहीं, होगी। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये स्टोरी तो आज छपी है, वो तो आज से 4-5 दिन पहले एमडी पीएसओ मेरे पास अपनी मीडिया के हवाले से, एडवर्टीजमेंट के हवाले से मीटिंग पर आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमें प्राइस जो है वो टेंडर पे इस हवाले से बहुत ज्यादा आई है, तो लिहाजा हम इसको जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे वहां से मिली। जो जहां तक रह गई बात आपने खबर के मुताबिक, जहां तक रह गई आपने पीएसओ की बात, एलएनजी की डील कतर के साथ थी, वो 13.37% के ऊपर थी। जो कतर वाली डील थी, जो ये वाली डील आप वाली है वो 27.8675%, मोर देन 100%। नहीं, ये आपको प्राइस कोड की नहीं, ये प्राइस कोड हुई है, टेंडर अवार्ड नहीं हुआ, लिहाजा इसको क्लियर कर ले। टेंडर में कोई बंदा कोई जितनी मर्जी प्राइस खुदा का खौफ करिए, सुन लेना, जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट होगा। ओगरा इसके ऊपर प्राइस गाइडलाइंस दे चुका था। आज ओगरा ने विड्रॉ की है। ओगरा की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पढ़े, प्रोविजनल ऑन प्रोविजनल डेटा अवेलेबल। आज विड्रॉ किया है ओगरा ने। नहीं, उन्होंने कहा जब हमें पीएसओ ओगरा ने क्या किया, सुन लें, पढ़ लें, उनका लफ्ज क्या पढ़े। आप ओगरा की स्टेटमेंट क्यों विड्रॉ किया? हाउएवर एज आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ द डील बाय, नहीं, however as informed by PSO that they have cancelled cargo with offered price 27.87% उससे पहले प्राइस गाइडलाइन दे चुके हैं सर। उन्होंने उनको इंटीमेट कर दिया। अच्छा, दूसरी बुनियादी चीज क्या है जो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कतर की जो डील है पीएमएलएन के दौर की, वो हम 70% उसके पाबंद है। 70% वहां से हमारा एलएनजी लेते हैं, 30% आप पाकिस्तान की जरूरत की स्पॉट बाइंग करते हैं। हमने जो डील की है कतर के साथ, जो इंशाल्लाह 2022 जनवरी के अंदर शुरू हो जाएगी, वो 10.4% पे है। उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। 20 का वो 10.4% ब्रेड के ऊपर है जो हमने कतर से ली है। उससे पता हमने कितना पैसा बचाएंगे? 20 का क्यों खरीदा? उससे हम 400 से उससे हम अरबों रुपया जो है अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का रुपया बचेगा। और लिहाजा इसके अंदर कोई टेंडर अवार्ड नहीं हुआ, मसाइल है। लिहाजा ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई। एक स्टोरी जो है, एक स्टोरी सिर्फ टेंडर की बेस पे की गई, अवार्ड नहीं हुआ। ओगरा का स्टेटमेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, ओगरा का पूरा पढ़ लें, पढ़े ओगरा का पूरा पढ़ देता हूं। एज पर रूटीन मंथली प्रैक्टिस, ये उनकी मंथली प्रैक्टिस है महाना। एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ आरएलएनजी आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। जब कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, कंप्यूटेशन के वक्त डाटा किसने दिया था? पीएसओ ने। और पीएसओ उससे पहले टेंडर खोल चुका था। सुन लेना, अवार्ड नहीं ना किया था। सिंस द प्राइसेस आर फॉर द मंथ इन एडवांस, यानी कि वो एक महीना पहले एडवांस में जो है वो प्राइसेस करते हैं। मैनी प्राइसिंग कंपोनेंट्स आर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑन प्रोविजनल बेसिस। इंसाफ का, ये प्रोविजनल बेसिस पे है। इंसाफ का तकाजा क्या है इसके ऊपर? देखिए, दो चीज़ें हैं। मेरे भाई छोटे हैं और नई नौकरी मैं तो आपको है। फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं इनकी नौकरी गंवाने के लिए नहीं बैठा, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बदकिस्मती है कि मैं शायद वो अदाद-ओ-शुमार उस तरह ना बयान कर सकूं जो आपके पास फिगर हैं या इनके पास हैं, क्योंकि मेरा ये नंबर्स पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। मोटा साहब ये है कि $9 की चीज $20 में अवार्ड हो रही थी, मगर खबर छपी, रुक गया काम, शुक्र है अल्लाह का। तो लेकिन अब उसका कोई इंसाफ का भी तो तरीका होना चाहिए। ये रुकेगा नहीं। ये 3 साल की इनकी हिस्ट्री पढ़ें। आप ये बताएं, अभी आपने मेडिसिन का जिक्र किया, आपने आटे चीनी का जिक्र किया, आपने एक क्लिप सुनवाया इमरान खान साहब का कि ताकतवर लोग जो हैं वो बच जाते हैं और मेरे जैसे पकड़े जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि परवेज़ खटक से लेकर आप ये असद कैसर साहब, खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, अलीमा बाजी, कौन बचा है ताकतवर? ये वो दुरुस्त कहते हैं। एक बात मैं उनकी बिल्कुल सदके दिल से मानता हूँ कि वो जो कहते हैं कि ताकतवर बच जाते हैं, जितने ताकतवर मैं अभी गिनवा रहा हूँ वो वाक़यातन बच गए हैं। और अगर आप इंसाफ करते तो वो कभी ना बचते। और मैं ये कहता हूँ कि इसका बेनिफिशरी कौन है?
अगर आप कोई पैसा कमा रहा है। देखें पहले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस हुई थी उसमें भी किसी ने पैसा कमाया। गर्मियों के महीनों में गैस की बंदिश कर दी इन्होंने क्योंकि इनके पास टाइमली इंपोर्ट्स नहीं थी। तो ये कुछ ऐसी है जो ये शॉर्टेजेस करके गलत टाइम पे गलत फैसले को पावर प्लांट बंद करके somebody is making money। मलिक साहब You have to identify पाकिस्तान का नुकसान कौन कर रहा है। आप अब बात जो कर रहे हैं ये है दुरुस्त। बात ये है कि मैं सिर्फ नालायक नहीं हूं, मैं बदनीयत हूं, और जब मैं बदनीयत होऊंगा तब पैसा कमाऊंगा। तो मैं नाकाबिले माफ़ी हूं। नालायक आदमी का, ना तजुर्बाकार का किसी हद तक कुशन है कि आप उसको माफ़ कर दें। मगर आप मुझे ये बताएं कि मुझे आप फरिश्ता बना रहे हो और मेरे इर्द गिर्द जितने चोर हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, पैसा कमाते हैं और उससे मैं भी खाता हूं, तो मैं कैसे हो गया भाई? आप एक मुझे एक सेकंड मलिक साहब जी, मुझे ये बताएं कि डाकुओं का एक सरबराह होता है, उसको क्या कहते हैं? सरदार। और सरदार साहब जो हैं डाकुओं को पूरी दयानतदारी से लूटा हुआ माल जो है तकसीम कर देते हैं, मगर अपने लिए जब ज़रूरत होती है हेलीकॉप्टर भी मंगवा लेते हैं और 300 कनाल के घर में भी रहने। ये मैं मेरी बात सुने, मैं गलत नहीं कह रहा। 3 सालों में चीजें नजर आ गई हैं। आपको 10% 100% भूल जाएंगे जब ये जाएगा, आपको नजर आएगा। मुर्तजा जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी थी वो आज से 1 हफ्ता पहले छपी थी कि पाकिस्तान जिसके पास वसाइल बहुत ही कलील हैं उसने 2015 से लेकर आज तक महंगे तरीन जो कार्गो हो सकते थे वो आप खरीदे हैं $15 पे। अब ये उससे ऊपर खबर चली गई कि $20 का भी कार्गो खरीद लिया। ये क्या हो रहा है? कोई फैसला साजी ऐसे तो नहीं हो सकती कि 9 की चीज कोई 15 की ले रहा है, कोई 20 की ले रहा है। नेचुरली नदीम साहब, गवर्नमेंट जब अच्छी नीयत के साथ फैसला करती है तो लोएस्ट पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल बिड जो होती है वो उसको लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको मुस्तकबिल का भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो जो भी कमर्शियली वायबल चीज़ है हुकूमत को वो फैसला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो इशू है, जो मेरे भाई अभी फारूक हबीब साहब कह रहे थे, जब आपने उनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो फैक्ट्स हैं। ये प्रॉब्लम है बेसिकली कि तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त हैं वो जब गलती करते भी हैं तो गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। वो अज्यूम करते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल है और जो दूसरा बात कर रहा है वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। देखिए यही हमारा बुनियादी इशू है। एज लॉन्ग एज आप सब्सटैंशिएट कर सकें कि कमर्शियली वाइबल चीज है तो इसमें कोई दूसरे शख्स को एतराज नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई के ऊपर ओनस और ज्यादा है, बिकॉज इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास बेहतरीन मुआशी टीम है, और उन्होंने जिस तरह के इल्जामात शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर और मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर लगाए थे जिसके बाद उनको फिर गिरफ्तार भी किया गया। मैं समझता हूं कि इस तमाम सिचुएशन में ये शो करता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जल्दबाजी में पॉलिटिकल गिमिक्री के लिए ऐलानात कर देती है, बातें कर देती है, और मैं समझता हूं इवेंचुअली पाकिस्तानी कौम का उसके अंदर इंटरेस्ट जो है कॉम्प्रोमाइज होता है, बिकॉज जो फैसला साजी की जाती है वो फैसला साजी जो है रेटरिक पर मबनी होती है, कमर्शियल वाइबिलिटी पर नहीं। सही है। आप फरूख इसको कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं आपको 2 स्टेटमेंट और भी सुनाना चाहूँगा। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपके प्राइसेस हाई होंगी मार्केट में, ये जो $15 वाली कहानी थी जो चली है, ये सितंबर के लिए स्पॉट बाइंग की गई है। उसमें 2 चीज़ें हैं। डाइसी है कि आप जब आपको ज़रूरत है उस वक्त हो सकता है मार्केट के ऊपर रेट उससे भी ज़्यादा हो, फिर कहेंगे कि उस वक्त सस्ता था तो उस वक्त क्यों नहीं खरीदा। पिछले साल भी ये कहते थे कि जनाब सस्ता था तो इन्होंने उस वक्त बाइंग क्यों नहीं की थी, इन्होंने मौके क्यों की। ये नहीं, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह इसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे आती रहती हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे बढ़ती हैं। लिहाजा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अवार्ड ही नहीं हुआ, एक प्राइस आई, कोट हुआ, कोट होने के बाद जब हमने देखा कि ये हमें वायबल नहीं है, जब हमें वायबल नहीं है हमने नहीं किया। चेक कर लीजिएगा। नहीं परचेज ही नहीं, बड़ी गलती नहीं हो सकती कि 9 का 20 का हो जाए। नहीं 9 का 20 का नहीं हो जाए, ये 9 वाली तो बात कह रहे हैं। आप आज चेक करें ना। ये सर मैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जो पढ़ रहा हूँ, आप चेक कर लें कि उसकी प्राइसेस क्या है मार्केट के अंदर। जो मैंने आपको प्राइस बताई है ओपन मार्केट में प्राइसेस क्या हैं? क्या वो $9 हैं? सर ये डिपेंड करता है कि आपकी फैसला साजी की 15-16 पे तो मैंने देखा जो ट्रेड कर रहा था। अगले हफ्ते के लिए आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप डेस्परेट हैं, फिर आप हाईएस्ट एवर कार्गो भी उठा लेंगे। अगर आप एडवांस में बाइंग करेंगे तो आप मोस्ट रैशनल जो प्राइसेस होंगी वो उठाएंगे। स्पॉट बाइंग में आपने एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि आपको अगले 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो आपको दरकार है उसकी आपने आज प्राइस पे आप खरीद लें
या आप मौके पे जाके खरीदें, मौके पे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती अच्छा, मैं आपको दो और बयान सुनाना चाहूँगा। सिर्फ गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम के अंदर ट्रेड के नंबर बताए थे और मैंने उसके अंदर एक चीज़ हाईलाइट की थी कि कॉमर्स मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि हमने एक्सपोर्ट्स इतनी की $2.3 बिलियन। तो की बात है, आप बताइए आपकी कोई अचीवमेंट है तो, लेकिन साथ इंपोर्ट्स का बताइए, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए के ऊपर जो प्रेशर चल रहा है 164 के इर्द गिर्द फिर रहा है, 153 से दोबारा गिरा है, 164 पे है, 11 रुपये की फ्लक्चुएशन है, दोबारा महंगाई का दबाव आएगा। तो आपको ट्रेड के नंबर्स प्राइम मिनिस्टर को भी बताने चाहिए ताकि उनको पता हो कि मुल्क के अंदर क्या होने वाला है। वो उन्होंने नहीं बताए। $3.1 बिलियन या समथिंग लाइक दैट ट्रेड डेफिसिट है सिर्फ जुलाई के महीने का। एक महीने का $3 अरब से ज़्यादा है जुलाई का। ये स्टार्ट ऑफ दिस ईयर अभी फिजिकल ईयर का, आगे चल के ये बढ़ जाएगा क्योंकि इंपोर्ट्स की डिमांड अभी और ऊपर जाएगी। तो हम इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट फाइनेंस करने के काबिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर ब्रीफिंग देनी चाहिए, बजाय आप नंबर्स को इधर उधर घुमाते रहें तो कौम बाद में सजा पाएगी इसकी। फवाद चौधरी साहब ने आज काबीना के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बयान जो गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब के आए थे उससे रिलेट करते हैं, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर। दिखाइएगा जी। हम अपने 49 पॉइंट्स के ऊपर जो रिफॉर्म्स हैं, जो इस्लाहात हैं, 49 रिफॉर्म्स जो हैं वो हमने तजवीज़ कर दी हैं। अब अपोजिशन चाहती है तो इसके ऊपर हमारी तजावीज़ से इतफाक करे और अगर उनको इतफाक नहीं है तो अपनी तजावीज़ लेके आ जाए। हमारा मानना यही है कि ये कोई हमारी जो तजावीज़ है ये हतमी नहीं है, ये हमारी सोच है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि वो उस पर आगे चलने को तैयार हैं, ये खुशाइन बयान था। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं और कुछ लोग हैं, वो इस निज़ाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। वो तो चाहते हैं निज़ाम तलपट हो, निज़ाम बिगड़े और हमें मौका मिले। हम जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये फवाद का स्टेटमेंट अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त बयान है, क्योंकि इन्होंने बाकायदा एक लाइन ड्रॉ कर दी है बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के बयानिए के अंदर। तो जावेद लतीफ़ साहब से पूछते हैं, शहबाज शरीफ का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने मफाहमत की बात की। मैं अभी कोशिश करता हूँ आपको दोबारा सुना भी देता हूँ। नवाज शरीफ ने उसके ऊपर 3 ट्वीट लिख के डाल दिए लंदन से, उससे बिल्कुल उलट। अब आपकी जमात इधर को खड़ी है कि इधर को खड़ी है, किधर खड़ी है आपकी जमात? मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि आपको जितना समझता हूँ, जानता हूँ, आपको ये इल्म है कि इस फैमिली में कोई तकसीम नहीं हो सकती, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में ख़ास तौर पर। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमेशा शहबाज शरीफ का अपना एक मौक़िफ़ रहा है, अपनी एक राय रही है, नवाज शरीफ का अपना एक फ़ैसला होता है। पार्टी के अंदर राय मुख्तलिफ आती रहती हैं, मगर लीडर फ़ैसला जब कर लेता है उसके बाद किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो उसको इनकार करे, या डिसिप्लिन का तकाजा है। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में पहले ये बात कही कि मैं पाँव भी पकड़ने पड़े तो पाँव पकड़ लूँगा। अब उन्होंने दोबारा की, माजी को भूल के मफाहमत का रास्ता अपनाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब को कहा कि वजारत उज़्मा की, वजारतें भी तय हो चुकी थी, वजारत उज़्मा की तैयारी थी। शहबाज साहब कुछ और कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, एक दफ़ा नहीं कह रहे, वो हमें याद दिला रहे हैं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आपकी जमात के अंदर एक ग्रुप है जो उनकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन मलिक साहब, चले मैं जो आप फरमा रहे हैं मैं यही बात मान लूँ, तो फिर हमारा बयानिया है क्या? हम यही कहते हैं ना कि वोट, जो वोटर है वो मुंतखब करता है अपने लोगों को और अवाम ही अपनी हुकूमत बनाते हैं। और अगर किसी के कहने पे या किसी से मैनेज करके, दुनिया में ऐसा नहीं, कहीं जमहूरियत नहीं है कि अदारों से मैनेज किया जाए, दुनिया में ऐसी कहीं जमहूरियत नहीं है कि आप ये करें कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कल, सुनाइएगा जी वो मुफाहमत वाली बात, दोबारा प्रोड्यूसर साहब सुनवाई, याद आनी हो जाए। आगे बढ़े। फ़ारूक हबीब साहब वो तो दावत दे रहे हैं, आज आपने उनकी दावत एक्सेप्ट भी की है। इनकी जमात का एक जो डोमिनेंट ग्रुप है लेड बाय नवाज शरीफ, वो उसको ऑन नहीं कर रहा। देखें, बात यह है कि जो शहबाज शरीफ का इंटरव्यू है उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ के बयानिए का वज़न उठाने को तैयार नहीं है, वो हाथ खड़े किए हुए हैं। और बातें उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन के अंदर अगर हमारी इज्तमाई हिकमत अमली होती, इसका मतलब इज्तमाई हिकमत अमली में शहबाज शरीफ साहब शामिल नहीं थे, उनकी राय शामिल नहीं थी सर। वैसे और को वन साइडेड हिकमत अमली चल रही थी। सवाल पूछ रहे हैं, आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सही कार्ड्स खेलते तो हुकूमत हमारी होती। उनकी हुकूमत कैसे बनती है? अगर देखें ये तो एक उनकी सोच है ना, बन सकती थी कुछ, उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। लेकिन उससे क्या एक तासुर ये जा रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर
शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, उस बयानिए की इस टाइम कोई अहमियत नहीं है। वो कहने को सदर हैं लेकिन एक किस्म के माजूल किस्म के सदर हैं, क्योंकि कश्मीर में आपने देखा जितनी कैंपेन चलाई वो मरीम सफदर साहबा ने चलाई। और अभी भी ये आपको बता दूं, ये जो नवाज शरीफ साहब का ट्विटर है, ये ट्विटर भी लंदन से ऑपरेट नहीं हो रहा। मियाँ साहब को कहाँ ट्विटर चलाना आता है या कभी उन्होंने ट्वीट्स की हैं? वो ट्विटर भी यहीं से कहीं से इस्तेमाल हुआ होगा। हो सकता है मरीम साहबा उनका ट्विटर जो है वो यूज करती हो, लेकिन वो सोच एक है। लेकिन उससे वो शहबाज शरीफ को ये जज्बाती हो रही है, सुन ले ना बात करें। लेकिन शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो टोटली मुख्तलिफ नजर आ रहा है। और फिर जहां तक रहते हैं मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के बंदे, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट का मसला नहीं है। ये गुड कॉप और बैड कॉप भी लोगों ने देखा हुआ है, वो भी लोगों को पता है कि वो भी ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे क्या मामला है, ये कहते हैं आगे बढ़ने को तैयार है। हमने भी इनको यही ऑफर की है, आए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उन रिफॉर्म्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। उस पर बढ़ने पे आपको किसने रोका है? आए आकर ईवीएम के ऊपर बात करें, आए आके ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देना है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तरीकेकार क्या होगा, उसके ऊपर बात करें। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने मामला मौजूद है, उसके ऊपर आके अपना किरदार अदा करें। मियां साहब अपना ट्विटर खुद चलाते हैं, जो उन्होंने 3 ट्वीट्स डाली थी। मेरा हाल इतनी छोटी और मैं इस तरह की तवक्को नहीं रखता था फर्क हबीब से, लेकिन चलो इन्होंने कह दिया, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ आपका वक्त इतना लूँगा जितना आपने इनको दिया है। थोड़ा मिलेगा सर मुर्तज़ा से भी नहीं, इतना थोड़ा सा गुंजाइश निकाल। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए का हर कोई बंदा वज़न नहीं उठा सकता। हमारा वज़न बयानिया है क्या? आइन कानून की बालादस्ती। और अगर आइन कानून की बालादस्ती कहना इस पाकिस्तान में जुर्म है, तो ये जुर्म हर पाकिस्तानी करने के लिए तैयार बैठा है। ये बाहर निकल कर देखें। और दूसरा मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्लिप सुनवाया गया कि 2018 में अगर हम को बेहतर तरतीब दे लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि 2014 से धरना जब शुरू हुआ और 2017 में तो नवाज शरीफ को सज़ा मिल गई, और सज़ा याफ्ता बंदा चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाना था? और अदारों से अगर सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो। जी, और फिर चौथी दफ़ा किससे हम मैनेज, और अगर मालूम नहीं शहबाज साहब ने कैसे बयान दिया। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कभी भी यही हमारा इख्तलाफ है कि अदारों से मैनेज करके किसी तौर पर भी। तो शहबाज साहब ने बयान दिया कैसे? आप कहते हैं अगर हो नहीं सकता, 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन आईनी तरमीम के बगैर तो मुमकिन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही है, वो परमानेंट है। तो शहबाज साहब ने ये बयान किस सोच से दिया? शायद इस सोच से दिया हो जिस तरह त्यारा हाईजैकिंग केस में सजा सुना दी गई थी, उसके बाद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। वो तो 9 साल बाद आपकी अपील सुनी गई, तो ये अपील भी नहीं है। ये शायद उनके जहन में हो के साल बाद सुनी जाएगी। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा ये तरीकाकार ठीक नहीं है। गैस वर्क से तो जाते उस्मानी साहब मिलती, मुर्तज़ा से भी पूछ लें, मुर्तज़ा से भी राय लें। एक मुझे आखिरी बात ये जरूर कहना है कि देखें, अगर आज जो इमरान खान साहब को सपोर्ट है, एक पेज है, ये बात दुरुस्त वो कह रहे हैं कि अदारों को चीफ एग्जीक्यूटिव की हर बात को ओन करना चाहिए, पीछे खड़ा होना चाहिए। मगर चीफ एग्जीक्यूटिव ये जो हैं, इनके पीछे तो हर चीज खड़ी है और बिला वजह खड़ी है और गैर आईनी तौर पर भी खड़ी है। गैर आईनी है, दूसरों के पीछे खड़े हो तो गैर आईनी। नहीं, मेरी बात सुने ना, कब खड़े तो पहले मुर्तज़ा साहब से जवाब लें। मुर्तज़ा साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये एक बड़ी मजे की तकसीम नजर आ रही है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाकायदा उसके ऊपर खेला है, उस शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के ऊपर। मुझे एग्जैक्टली मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा इस चीज के ऊपर बात करना, लेकिन जो लीगल बात की जा रही थी वो आपने सही पॉइंट आउट किया कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो 9 साल बाद जो रिव्यू नजरसानी की दरख्वास्त थी, वो भी एक अलग मिसाल पाकिस्तान की अदालतों में है कि 9 साल बाद नजरसानी की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुना भी और उसको अलाउ भी कर लिया गया, जिसके बाद फिर मियां साहब को पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की इजाजत दी गई। इसकी भी मिसाल कोई और नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, तो उसके मुताबिक तो मियां नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालिफाइड है, ही कैन नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बात की कि आपको सियासी जमातों में जो पार्लियामान में मौजूद है सिर्फ उनसे बात करने को वो तैयार हैं, चलें उसी चीज को स्टार्ट तो करें। द प्रॉब्लम विद पीटीआई इज कि नदीम साहब ये तो उन लोगों से भी सही तरीके से बात नहीं करते, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में एक डिसफंक्शनल पार्लियामान है और एक ऐसी हुकूमत है जिसने पार्लियामान को कानून साजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बार बार ऑर्डिनेंसेस का रास्ता इस्तेमाल करते हुए कानून साजी की है। तो अल्लाह करे ये हुकूमत पार्लियामानी लीडरान से बात करे,
सही अंदाज से बात करे, ताकि पार्लियामान का जो बुनियादी काम है कि कानून साजी की जा सके, जो कौम को दरपेश मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके, वो उसके ऊपर काम हो सके। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल पर नजर डालते हैं तो इन लोगों ने अभी तक इस तरह का कोई काम नहीं एक और किया। बयान सुनाना चाहूंगा जो आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत वाले या तो हुक्मरानी ठीक कर लें वरना, तो मैं आपको पहले सुनाता हूं फिर वरना का जवाब आपसे लेता हूं, दिखाएगा जी। जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने मामलात के ऊपर नज़र डाले और अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर जो पाकिस्तान के अंदर फिगर आती है, हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है, जो ज़ाहिर है कि बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। और अगर ये मामला जो है वो ऐसे ही रहा, ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं। आप बताइए इसके ऊपर मुर्तज़ा साहब। अगेन मैं समझता हूँ पॉपुलर स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। ये हुकूमतें और सियासी जमातें धमकियों से नहीं चलती, वो हकाइक पर चलती हैं। आप आ जाएं मेरे साथ, फवाद चौधरी साहब को बिठा दें, मैं बता देता हूँ किस किस चीज में सूबा सिंध जो है वो लीड कर रहा है और वफाकी हुकूमत बहुत पीछे है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर वफाकी हुकूमत ने सही अंदाज से काम नहीं किया। 2-4 मिसालें मैं जल्दी से आपको दे देता हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सिंध गवर्नमेंट ने लीड ली। विंड कॉरिडोर पे एनर्जी इश्यूज को रिजॉल्व करना है, सिंध गवर्नमेंट ने लीड ली हुई है। हार्ट कार्डियक केयर के इश्यूज, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने लीड की हुई है। पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने कोयले से बिजली पैदा करना और नेशनल ग्रिड को बिजली प्रोवाइड करना सिंध गवर्नमेंट ने लीड ली हुई है। अपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी स्टैब्लिश करके उसको फंक्शनल करना, उसको चलाना सिंध गवर्नमेंट ने लीड ली हुई है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड आपके सामने है कि उसकी परफॉर्मेंस एफबीआर के मुकाबले में बेहतर है या बाकी सूबों के जो रेवेन्यू बोर्ड्स हैं उससे बेहतर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बात करना ये पॉपुलिस्ट बात होती है, फैशनेबल चीज है, बात कर ले। मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब को ज्यादा नजर उन चीजों पर डालनी चाहिए जो पिछले दिनों इनकी हुकूमत की गलत हिकमत अमली कह लें, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से इस्लामाबाद में जो हालात हुए, सियालकोट में जो हालात हुए, लाहौर में जो हालात हुए, पंजाब के बाकी इजला में हालात हुए, एबटाबाद में जो बारिशों की तबाहकारी हुई, वो सबके सामने है। मैं समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब जिस ओहदे पर बराजमान है उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और सिर्फ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वरना पे मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक होकर कह दूं, वरना शायद फवाद चौधरी साहब वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, वरना फवाद चौधरी साहब जैसे लोग इमरान खान साहब का साथ छोड़ के किसी और सियासी जमात में चले जाएंगे। इस वरना के ऊपर बात ना करें, बहुत दूर तक चले जाएगी अदरवाइज। आप बताइएगा फारूक साहब, ये ठीक था कहना कि आप सही हो जाएं, नहीं तो देखिए 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। मामला ये है कि अभी जो कोविड की हैंडलिंग है, आपके इल्म में होगा कि सबसे पहले उस वक्त भी इन्होंने लॉकडाउन लगाया शुरू के अंदर, उसके बाद एनसीओसी के फैसला साजी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। अच्छी बात है, एनसीओसी तमाम फैसले जो है वो फैक्ट बेस करती है, एनालिसिस करके करती है और सियासत से बालाताक होकर करती है। कोविड की हैंडलिंग ज़बरदस्त हुई। WHO हो, UN हो, दीगर इदारे हों, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, उन्होंने पाकिस्तान की फैसलों की तारीफ़ की है। अब बुनियादी तौर पर मामला क्या है, सिंध इन्फोर्समेंट के अंदर जो है वो 33% पे है, तमाम सूबों से जो है वो पीछे है, सबसे आगे 56% इम्प्लीमेंटेशन के साथ इस्लामाबाद है। जरा गुजारिश सुन लेना मुर्तज़ा साहब, मैंने आपकी बड़ी लंबी तकरीर सुनी, जरा गुजारिश सुन। मसला बात सुने, मैं सवाल पूछ मसला रहा हूं, है इनके एंड के ऊपर इन्फोर्समेंट का। सुन लेना सर, सुन ले, कौन सा को हकाइक रखे। मैंने आपके सामने, मैंने तो आपकी पूरी तकरीर सुनी है, मेरी बात नहीं सुन रहे ना, टोके मुझे भी नदीम साहब जवाब देने का मौका दीजिएगा। इन्फोर्समेंट आपको मौका दूंगा, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो इन्फोर्समेंट का मसला है वो इनका टोटली गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है इनका। कि इस्लामाबाद के अलावा बाकी अगर शादी लाहौर की मिसाल पूछूं तो लाहौर की क्या मिसाल? सुन लेना, अगर आपने शादी हाल बंद किए हैं, लाहौर में सूरत हाल बेहतर है, अगर आपने शादी हाल बंद किए हैं तो शादी हॉल आगे से ताला लगा हुआ है, पीछे से खुले हुए हैं, तो इसमें इनका जो असिस्टेंट कमिश्नर है, मजिस्ट्रेट है, इनके डिप्टी कमिश्नर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनसे किसने पूछना है? वज़ीर आला ने पूछना है या इनके मुतलका वुज़रा ने उनसे पूछना है। फिर जो वैक्सीनेशन के अंदर है, यकीनन पीछे हैं, आपको रीच आउट करना है, पुश स्ट्रेटजी के ऊपर जाना है, लोगों के पास पहुंचना है, पहुंचकर उनको वैक्सीनेशन करनी है। हम 10 लाख का नंबर जो है वो अचीव कर चुके हैं।
ये करें। इनको उसमें सिंध का हिस्सा कितना है? इनको 90 लाख 9 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेज मिली अभी तक 5.3। 10 लाख में से कितना हिस्सा सिंध का है जो 10 लाख पर मैं आपको टोटल फिगर देता हूँ ना, 90 लाख वैक्सीनेशन 2,22,000 जिसमें से सुन लेना, जिसमें से 5.3 मिलियन 53 लाख फुली और पार्शली इन्होंने लगाई, जिसमें से 2 मिलियन इनकी जो है वो फुल वैक्सीनेटेड है और 3 मिलियन जो है वो पार्शली वैक्सीनेटेड है। इससे आगे अगर आप आए, ये बात अभी कर रहे थे हम नंबर्स में बहुत आगे हैं। देखें बुनियादी तौर पे क्या मसला है, इनका मसला ये है इसको कंफाइन करके जवाब दे दो। उन्होंने रिव्यू किया, इंडस्ट्री ओपन करनी पड़ी, अच्छी बात है। पहले रोज ये कह रहे थे इंडस्ट्री को हम बंद करेंगे। इंडस्ट्री बंद करने का मकसद ये है कि लोगों को बेरोजगार कर दें, इतने हिस्से का जवाब लेने काफी नंबर आ गए कर दें। आप मुझे एंड के ऊपर बेशुमार इश्यूज हैं। आप इसका जवाब बताइए। बोर्ड की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन अभी पंजाब का टारगेट अचीव नहीं किया। पंजाब, सिंध और केपी का अगर मुवाजना करें तो सिंध में वैक्सीनेशन की क्या रेशियो है और पंजाब और केपी में कितनी है? क्या आपके पास कोई कंपैरिजन है? नदीम मलिक साहब, पिछले 24 घंटों में 2,22,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है सूबा सिंध के अंदर। आप अगर आबादी के तनासुब से देखेंगे, सबसे ज्यादा नंबर इस वक्त कराची शहर के अंदर है। वी क्रॉस्ड मोर देन 3 मिलियन वैक्सीनेशन इन द सिटी ऑफ कराची। ये कहते हैं हमने वैक्सीनेशन में पीछे हैं, हमारे टेस्ट पर कैपिटा इनसे ज्यादा है। अच्छा, ये कहते हैं एसओपी वायलेशंस के ऊपर। मैं पूछना चाहूंगा, ये बार बार जो लोग आके कहते हैं, ये कैसे गेज करते हैं कि एसओपी कहां पर वायलेट हो रही है, कहां पर नहीं हो रही? मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करता हूं इस्लामाबाद की, लाहौर की, सियालकोट की, गुजरावाला की, मुल्तान की, कागान नारायण की, मरी की, गिलगित बल्तिस्तान की, कश्मीर की, जहां पर एसओपीज वायलेट हो रहे हैं। ये कहते हैं कराची के अंदर एसओपी वायलेट होते हैं, शादी ब्याह की तकारीब होती है। आपके पीटीआई के कॉलीग कराची शहर में 600 लोगों की दावत करते हैं शादी की, और आपको शाबाश देनी चाहिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जाती और शादी की जो तकरीब है उसको रुकवाती है, बंद करवाती है। आप लोगों की गैर जिम्मेदारी है। आपने कहा कि हमने सनतों को बाद में रिव्यू किया। आप हमारा ओरिजिनल ऑर्डर देखें। नदीम साहब, एक मिनट। पीटीआई के एमएनए ने किया, किस एमएनए ने की शादी जी जिसमें 600 लोग थे? असलम खान साहब के बेटे की शादी थी। ये जाके चेक कर सकते हैं, आप चाहेंगे मैं आपको तस्वीर और वीडियोस दे दूंगा। हमने कोई इसको मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया। जिम्मेदारी के साथ हमारी इंतजामिया गई, उनको रिक्वेस्ट की कि आप एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं, और उसको शादी को बंद करवाया। फिर हमने कोई छिचोरपाई नहीं की, कोई सियासत नहीं की उसके ऊपर। अच्छा, अब आ जाए इसके ऊपर। ये जो उन्होंने कहा अभी, क्या इन्होंने, व्हाट वाज द पॉइंट दैट ही मेड? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापसी पे और इस पे ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इसके ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए ट्रांसपेरेंटली, जो एक्सेप्टेबल हो सारी जमातों को, ताकि इंतखाबी नतायज आप भी माने, ये भी माने, कल को सवाल ना कोई उठाए। इसके ऊपर ये बात सही कहते हैं कि आगे चले। मैं इस पे बात करने से पहले सिर्फ मुर्तज़ा वहाब ने जो बात की थी ना कि 9 साल बाद हाईजैकर केस की सज़ा सुनी गई, ये कहते हैं दुनिया में ऐसा बहुत कम हुआ है। तो दुनिया में बहुत ऐसा कम हुआ है कि हाईजैकर जो है वो ज़मीन पे है और आसमान पे त्यारा अगवा हो रहा है और उसको सज़ा सुना दी गई। ये भी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। इलेक्टोरल रिफॉर्म। अब मैं आ जाऊँ, जो आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं, तो मैं मलिक साहब पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, बात है नीयत की। जितना चीफ इलेक्शन कमीशन के पास आज पावर हैं, अगर सिर्फ वही इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान में किसी दूसरे बंदे को ये शिकायत पैदा ना हो कि मेरे साथ धांधली हुई है। होता क्या है कि आपका चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर को जो लगाया हुआ है आपने, उस पर पाबंदी लगाता है कि ये दाखिल कश्मीर में नहीं होंगे। तो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो जहाज़ में बिठाकर उसको साथ ले जाता है। मुझे ये बताएं, फिर जितने मर्जी आप कवानीन बना लें, जितना मर्जी आप पावरफुल आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान के तो चीफ इलेक्शन, इसके ऊपर इनके साथ नहीं चलना, ये तो एक्सक्यूजेज हो गए ना। फिर इसका मतलब है रिफॉर्म के ऊपर आपने साथ नहीं चलना। अब आ जाएं, जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि आपका आरटीएस तो बंद हो जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना के जो मैनुअल सिस्टम है उससे तो आपको जो तो जितने तो एक हिस्सा आप उस पर इख्तलाफ करते हैं तो बताइए ना, हम इख्तलाफ करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो बिल्कुल हम नहीं कर रहे, सारी पाकिस्तानी कौम कर रही है। फारूक साहब, जिन चीज़ों पे इत्तेफाक राय हो सकता है उसके ऊपर तो इत्तेफाक राय नहीं। देखें, इत्तेफाक राय हम कर लेते हैं, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन मैं आपको एक, ये जब ईवीएम की बात करते हैं, देखिए वो 49 पॉइंट्स है ना, मलिक साहब, ईवीएम इज वन, नहीं मलिक साहब, वन ऑफ दोस। सुन लें,
मसला क्या है, जो ईवीएम है या ओवरसीज वोटिंग राइट है, ओवरसीज वोटिंग राइट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 जो ये कहते हैं ना हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, हमने अप्रूव करवाया था, उसके अंदर ये उसमें ये लिखा हुआ है, नहीं उसमें उसका आर्टिकल 94 पढ़ें, आर्टिकल 103 पढ़ें, जिसमें ईवीएम का भी जिक्र किया गया है, जिसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने का भी जिक्र किया गया है। और जो ईवीएम है ये आप देखें तो सही, ये तो स्टैंड अलोन मशीन है, जिस तरह इसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हाईजैक नहीं हो सकती, इसका पेपर ट्रेल मौजूद है, वोटर काउंट का ट्रेल मौजूद है, आप देख तो लें। आप देखने से पहले कह रहे हैं जी हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि स्टफिंग माफिया इनको सूट करता है, इनको ठप्पा माफिया सूट करता है, इनको डब्बा उठाने वाला माफिया जो है वो सूट करता है। ये तो वही बात हो गई कि आप कहें हम पत्थर के ज़माने पे रहना चाहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। आज सिम लेनी है, बायोमेट्रिक से लेनी है, आपने अपना अकाउंट बैंक अकाउंट खोलना है, वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के जरिए होनी है। आज आपके स्मार्ट आईडी कार्ड आ गए हैं, दुनिया आगे निकल गई है। आप कह रहे नहीं हमने उसी पत्थर के ज़माने में रहना है, पेपरलेस होना ही नहीं है। हमने पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक मिलना चाहिए, पाकिस्तानी है उन्हें वोट का हक आपको देना चाहिए। आपसे उसके ऊपर भी जानना चाहता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आप माजी पर नजर डालें, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अगर आप माजी पर नजर डालें तो जिस तरीके का इलेक्टोरल प्रोसेस पाकिस्तान में चला है, जिस तरीके से इलेक्शनियरिंग को मैनेज किया गया, उसमें इंजीनियरिंग हुई है, इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़ी करती है। 2018 के इलेक्शन के ज़माने में भी आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के लैप्सेस आए थे जिसका फ़ायदा हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ, उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। तो हम समझते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी लाना एक ऐसे स्टेज पे जहां पर हमसे एक सिंपल चीज़ें इलेक्शन के प्रोसेस में आसानी से नहीं हो पाती, कोई एक बाई इलेक्शन जो है हम सही तरीके से नहीं कर पाते, तो इस तरह कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज करना, मैं समझता हूँ इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी और चीजें करने की जरूरत है टू मेक श्योर कि आपका जो इलेक्टोरल की मुखालफत कर रहे हैं आप ईवीएम। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मैनिपुलेट करने का, इंजीनियर करने का जो मौजूदा हालात हैं, जो रिसेंट हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से उन चीजों को चलाया जा सके। जहां तक बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ को जो वोटिंग राइट्स हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं? अच्छा, इसके ऊपर भी जरा मैं समझता हूँ जो कश्मीर प्रिंसिपल है उसको हम देख लें कि बजाय इसके कि हम सारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हर सीट के ऊपर वोट देने का हक दें, मैं समझता हूँ दैट विल आल्सो लीड टू मैनिपुलेशन। अगर हम ओवरसीज की कोई सीट रिजर्व कर दें, मुख्तस कर दें, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी अपने कैंडिडेट्स का तयन उन सीट्स के ऊपर करें अपने बैलेट के जरिए, अपने वोट के जरिए, तो मैं समझता हूँ ये चीज की जा सकती है। और कश्मीर के अंदर ये एक बेहतरीन मिसाल है कि आपको जो फॉरेन कश्मीरी हैं जो कि कश्मीर में खुद नहीं रहते, आप उनको वोट देने का हक आपने दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने का हक, मैं समझता हूं इट विल अगेन लीड टू अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन बाय द पावर्स दैट बी इन पाकिस्तान। आप इसकी वजाहत कर सकते हैं कि आपकी राइट और लेफ्ट दोनों बातों में मुखालिफत है। बुनियादी तौर पे क्या मामला है? नून ने भी मुखालिफत, पीपल्स पार्टी ने भी मुखालिफत। देखें, बात ये है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आपको 29 अरब डॉलर से ज्यादा की रेमिटेंसेस भेजते हैं। पाकिस्तान के अंदर अपनी आकर टेक्निकल एक्सपर्टीज भी फ्राहम करते हैं। मैंने मुखालफत नहीं की है। पाकिस्तान का जो मुकदमा बेहतर अंदाज से लड़ते हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरे दूसरा मसला क्या है? वोट निकाल देंगे आप। नहीं निकलेगा ना, जर्मनी से आ गया, एक मिनट आप लंदन मैंने इसकी मुखालफत नहीं की नदीम साहब, मैंने बताया। मसला क्या है? मसला ये है कि वही ओवरसीज पाकिस्तानी आकर आपकी इलेक्शन कैंपेन में फंडिंग करें, आपको सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग इलाकों में लोग बाहर गए हैं, लोग जाना चाहते हैं, 9 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर रहते हैं। बुनियादी मसला क्या है कि आपका ये आईनी इशू है। आपका आइन, जिस पाकिस्तानी के पास शनाख्ती कार्ड है, नाइकॉप है, उसको जो है वो आपका वोटिंग राइट मिलना चाहिए। उसको 18 साल की उम्र से जो शख्स है वो वोट डालने का हकदार है, जहां का वो रहने वाला है, जहां पर उसका वोट रजिस्टर्ड है उसको मिल जाएगा। दी हुई है महाजरीन को। इसी तरह आप पाकिस्तानी के लिए एक रख लें, 2 रख लें, हमें कोई इतराज नहीं। वो और पहलू डिबेट है, उसको आप इसके साथ मिक्स ना करें। आप ये कह रहे हैं कि एक सीट दे दें या 2 सीटें आप उनको दे दें, उस पर वो वोट डाल लें।
ऐसे उनकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। आप उनका जहां जहां वो रहने वाले हैं, जिन जिन इलाकों में उनके वोट दर्ज हैं, के हाथ में वहां पर रखना वोट चाहते हैं नहीं कि जब चाहे जिस जगह मलिक चाहे साहब, इस्तेमाल कर ले। एक मिनट दुनिया के 120 ममालिक में एक्सटर्नल वोटिंग का राइट है। दुनिया के 120 ममालिक में आपका हमसाया मुल्क ईरान है, साथ है, उनके पास वोटिंग राइट है, आप नहीं दे सकते वोटिंग राइट। दूसरा बात ये, यही ओवरसीज पाकिस्तानी जहाज में बैठ के आम इंतखाबात में जब आते हैं तो वो अपने हलकों में आगे वोट डालते हैं, डाल के जाते हैं कि नहीं जाते? वहां नताइज ब्रीफली इस वजह से है, वेरी ब्रीफली इनको ये लगता है, आपको लगता है कि कुछ सिस्टम उड़ा के इनको ये लगता है कि इन्होंने समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए आज तक कुछ किया नहीं है, वो इनको वोट नहीं देंगे। नून लीग भी और पीपल्स पार्टी ये उनको वोटिंग राइट नहीं देना दोनों मुखालफत कर रहे हैं और पीपल्स पीटीआई हिमायतकारी। वजह क्या है इसकी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको पहले पढ़ लें। नहीं नदीम साहब, मैंने मुखालफत नहीं की, मैंने कहा कि जिस तरीके से ये प्रपोज करें मैं उसको अपोज कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो काबिल एहतराम है, वो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनको अगर आप कंप्लीटली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने की, अपनी एम्बेसीज के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए वोट डालने की इजाजत देंगे तो जो माजी का एक्सपीरियंस है वो बड़ा तल्ख है। इट विल लीड टू मैनिपुलेशन और फिर पूरा आपका इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप अपने एक्सपैट्रिएट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ इसे क्लोज करना पड़ेगा। अब आप जावेद लतीफ साहब और फारूक हबीब साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।